प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने नेक्स्ट वीडियो में योजना विधि का अध्ययन कर लिया था। अब आज हम पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, योजना विधि है, वो आपकी हिंदी की दृष्टि से तो उपयोगी है, सही एसएस की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। जो रीट दे रहे हैं वह एसएस के अंतर्गत और हिंदी के अंतर्गत दोनों में इस विधि का अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है। अब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अन्य नाम जानना है तो देखो, अन्य नाम क्या है। निर्देशित अध्ययन विधि, दूसरा है उपचार की विधि, सामाजिकृत विधि। अब उपचार की विधि और सामाजिकृत विधि से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पर पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का निर्देशित अध्ययन विधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार नई विधि कहाँ से आ गई और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का ही अन्य नाम निर्देशित अध्ययन विधि है और उत्तर सही करके आना है। अब सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूँ कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती क्या है। तो आप सामान्य सा समझ लीजिए कि जब शिक्षक है वह छात्रों को निर्देशित करता है, पर्यवेक्षण करता है और छात्रों को समझाकर स्वयं स्वाध्याय करके अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, वो होता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। या छात्र कोई अध्ययन कर रहा है तो सर्वप्रथम शिक्षक क्या करेगा कि छात्रों को समझा देगा उस टॉपिक के बारे में, फिर छात्रों को कहेगा अब आपका इस कार्य को स्वयं करो। और बीच बीच में छात्रों को कठिनाई महसूस होगी, छात्र वापिस शिक्षक को पूछेंगे, शिक्षक फिर निर्देशन करेगा, मार्गदर्शन देगा और छात्र फिर उस कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो होती है निर्देशित स्वाध्याय विधि या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जो एक कुशल शिक्षक के निर्देशन में किया गया कार्य होता है। अब बात आती है इसके जन्मदाता कौन थे। तो इनके जन्मदाता है डेजी मोरविल, जिन्होंने 1971 में इस बारे में सोचा और इस विधि का प्रतिपादन किया। उससे पहले स्मृति स्तर के शिक्षण पे बल दिया जाता था। जब ये देखा गया डेजी मोरविल के द्वारा कि स्मृति स्तर के शिक्षण पर ही बल दिया जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कुछ नया करूं। तो इन्होंने फिर इस विधि का प्रतिपादन किया और बौद्ध स्तर के शिक्षण पर बल दिया। इनके साथ मॉरिसन ने भी सहयोग किया। मॉरिसन ने इस विधि के अंतर्गत स्थायी परिवर्तन तथा अधिगम को महत्व दिया। अब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती क्या है, मैंने आपको समझा दिया, फिर भी देख लो। जो कुशल शिक्षक के निरीक्षण और निर्देशन में संपन्न होता है कार्य, वो होते है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का शाब्दिक अर्थ शिक्षक के निर्देशन पर्यवेक्षण में शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाला अध्ययन या स्वाध्याय। सबसे पहले अगर आपको ये पूछा जाए कि किस विधि में स्वाध्याय पर बल दिया जाता है, तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में छात्र स्वयं स्वाध्याय करता है, स्वयं कार्य को करता है और शिक्षक है वो उसके पीछे उसका पर्यवेक्षण करता है, उसका निरीक्षण करता है, बीच में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करता है और उसके शिक्षक के निर्देशन में शिक्षार्थी है वो अपने कार्यों को आगे बढ़ता हुआ संपन्न करता है। इस विधि में बोधगम्य शिक्षा पर बल दिया गया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी विधि में बोधगम्य शिक्षा पर बल दिया गया है, तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में या निर्देशित विधि में स्मृति स्तर पर बोध इसमें नहीं दिया गया है। अगर आपको ये पूछा जाए कि नहीं है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से संबंधित कथन असत्य है, पूछ सके इसका जन्मदाता है डेजी मोरविल है, इसमें बोध गम्य शिक्षा पर बल दिया गया है, इसमें स्वाध्याय पर बल दिया गया, इसमें स्मृति स्तर पर बल दिया गया है, तो आपका गलत हो जाएगा, स्मृति स्तर पर बल दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा देख लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। परिभाषा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बार बार एग्जामों में पूछी गई है, सेकेंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, आप ध्यान रखिएगा। वो सबसे इस परिभाषा का प्रतिपादन 1952 में इन्होंने किया था। कहा था कि पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थी के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपनी डेस्क तथा मेज पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। यानी यहाँ पर बाइंडिंग एंड बाइंडिंग कह रहे हैं कि विद्यार्थियों का एक समूह होता है, वह जब अपनी मेज एवं डेस्क पर बैठ के जब कार्य कर रहे होते हैं और कार्य करने में जब संलग्न होते हैं, उस समय शिक्षक के द्वारा किया गया निरीक्षण ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाता है। बहुत सारी बार अलग अलग किताबों में मेज डेस्क आगे भी आ जाता है और इस परिभाषा में मेज डेस्क शब्द पीछे है, पर यह शब्द आए परिभाषा के अंतर्गत तो आपको आंख बंद करके बाइंडिंग एंड बाइंडिंग कर देना है, क्योंकि बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के द्वारा दी गई परिभाषा यह सर्वमान्य है।
नेक्स्ट है बोसिंग के अनुसार कुशल शिक्षक के निर्देशन में उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। अब इस परिभाषा में बोसिंग महोदय ने क्या किया है कि कुशल शिक्षक होता है, उसके निर्देशन में कोई उच्च स्तरीय कार्य किया जाता है, छात्रों को उच्च स्तरीय कार्य प्रदान किया जाता है, उसको पूर्ण किया जाता है कुशल शिक्षक के निर्देशन में। अब जो कुशल शिक्षक है वह अध्ययन की बारीकियों को समझाते हुए छात्रों को उस कार्य को पूर्ण करवाता है, तो वह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। अब यहाँ पर यह समझने योग्य बात है कि अगर मैच डेस्क का है तो आप बाइंडिंग एंड बाइंडिंग कर ही दोगे, उसके अलावा 99% परिभाषा बोसिंग की ही पूछी जाती है, तो आप उत्तर एक बार बोसिंग करके आ जाते हो तो सही निकलने की पूरी संभावना रहती है। अब आगे हम देखते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में गुण कौन कौन से हैं। तो इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अध्यापन किया जाता है। छात्रों में प्रत्येक छात्र एक जैसा कभी नहीं होता, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई कुशाग्र होता है, कोई मंद होता है, किसी के बोलने का ढंग अलग होता है, किसी के समझने की शक्ति अलग होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर इसमें अध्यापन कार्य करवाया जाता है। दूसरा है छात्र अपने मानसिक स्तर पर एवं क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इस विधि में क्या होता है, स्वाध्याय के आधार पर कार्य करवाया जाता है। तो जितना छात्र की मानसिक स्तर होगा, जितनी छात्र में क्षमता होगी, उसके अनुरूप वह कार्य करेगा। नेक्स्ट है शिक्षक एवं विद्यार्थी के संबंध सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण होते हैं। तो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध बहुत अच्छे होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, क्योंकि शिक्षक निर्देशन करता है और छात्र है वो शिक्षक के निर्देशन में कार्य करता है। तो दोनों के बीच में मधुर संपन्न होते हैं, तभी कार्य संपन्न हो सकता है अच्छे से। छात्रों में सामाजिक अध्ययन सामग्री पढ़ने तथा विश्वकोश एवं शब्दकोश, नक्शे, एटलस आदि के देखने का कौशल विकसित होता है। अब आप एसएस की दृष्टि से देखो तो नक्शे, एटलस आदि देखने का, क्योंकि स्वयं कार्य करेगा तो उसको मेटर ढूंढना पड़ेगा। मेटर ढूंढने के लिए वह शब्दकोश, एटलस है ना, नक्शा आदि देखेगा। हिंदी की दृष्टि से देखो तो अनेक नए नए शब्द आएंगे तो उसको शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी चीजों को देखने का कौशल छात्र में विकसित होगा इस विधि के द्वारा। नेक्स्ट है इस विधि में प्रजातांत्रिक गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी छात्र का समूह मिलजुल कर कार्य करता है, तो इसमें प्रजातांत्रिक गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है वाचन कौशल का विकास होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी के अंतर्गत छात्र स्वयं स्वाध्याय करके शिक्षण कार्य करता है, तो स्वाध्याय करेगा तो पढ़ेगा और पढ़ेगा तो छात्र में वाचन कौशल का विकास होगा। ध्रुत पाठों को पढ़ाने में उपयोगी है। ध्रुत पाठ हिंदी में मैंने बताया आपको, ध्रुत पाठ और गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। तो गहन अध्ययन निष्ठ पाठ में गहनता से अध्ययन किया जाता है। ध्रुत पाठ में फटाफट पाठ को पढ़कर समझने का कौशल विकसित होता है। तो ध्रुत पाठ को पढ़ाने में यह विधि अत्यंत ही उपयोगी है। शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय है इसमें, और इस विधि की सफलता शिक्षक की योग्यता, उसके व्यवहार आदि पर निर्भर करती है। जितना शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा, शिक्षक में योग्यता होगी, जितना शिक्षक योग्य होगा छात्रों को समझाने में, उतना ही यह विधि सफल मानी जाती है। अगर कोई शिक्षक है अपनी विषय का ज्ञाता नहीं होगा, छात्रों को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। कोई शिक्षक होता है उसको विषय का बहुत ज्ञान होता है, पर वह अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, छात्रों को अच्छे से समझा नहीं पाता है, तो भी यह विधि सफल नहीं हो पाती है। यह तो थे गुण छात्रों। अब है अपन देखते हैं दोष। दोष तो समय अधिक लगता है। अब समय अधिक क्यों लगता है? क्योंकि भाई छात्र स्वयं स्वाध्याय करेंगे और करेंगे, बीच में कठिनाई आएगी, वापिस शिक्षक निर्देशन देगा, तो इस तरह में इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए भी ये विधि उपयोगी नहीं मानी जाती है। कुशाग्र छात्रों को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि सब अपने अपने मानसिक स्तर के अनुसार कार्य करेंगे, तो सभी समूह में कार्य करते हैं, तो जो कुशाग्र बालक होता है वो पिछड़ जाता है इसमें। और अध्यापक की भूमिका गौण होती है, सिर्फ निर्देशन प्रदान करता है, तो सारा कार्य छात्र करते हैं, इसलिए अध्यापक की भूमिका इसमें गौण होती है। और कुशल शिक्षकों का अभाव होता है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा तो इस विधि में छात्रों को अच्छे से समझाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी सफलता छात्रों के उत्साह पर निर्भर करती है। बिल्कुल छात्रों के उत्साह पर निर्भर करती है, क्योंकि छात्र जितने उत्साहित होंगे फटाफट कार्य को संपन्न करेंगे, अगर उत्साहित नहीं होंगे तो कार्य धीमी गति से कर पाएंगे। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर बल दिया जाता है, ज्ञान के पक्ष पर बल दिया जाता है। इसमें बोधगम्य शिक्षण पर बल दिया जाता है। ये तो थे दोष। अब ज्ञानात्मक पक्ष पर अगर जोर दिया जाएगा तो छात्र भावात्मक पक्ष
क्रियात्मक पक्ष से वंचित रह जाएगा, अकेला ज्ञानात्मक पक्ष ही सीख पाएगा, इसलिए इसको दोष माना गया है। क्योंकि जरूरी है भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष भी छात्र के लिए। अब अपन जानते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को जानते हैं। स्मृति स्तर की परीक्षा में छात्र के सफल होने पर बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाए। यहाँ पर कहा गया है कि छात्र जब तक स्मृति स्तर की परीक्षा में सफल नहीं होता है तब तक उसको बोध स्तर का शिक्षण नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो वह नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले उसको स्मृति स्तर का शिक्षण करवाना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको मोटिवेशन देना चाहिए। ये तो थे सुझाव। अब है 4 पद दिए गए हैं इसके। एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, अध्ययन कार्य का निर्धारण करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। फिर छात्रों को अध्ययन संबंधी निर्देश दिए जाते हैं कि इसका आपको अध्ययन करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये मैटर मिलेगा और आपको ढूंढना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद छात्र क्या कर रहा है उसका पर्यवेक्षण है वह शिक्षक करेगा। उसके बाद आवृत्ति कार्य का दोहरान, पुनरावृत्ति शिक्षक छात्रों को करवाएगा। तो ये 4 पद इसके महत्वपूर्ण हैं जिसके आधार पर छात्र और शिक्षक कार्य करते हैं। ये थी बच्चों पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोध स्तर पर बल दिया जाता है, इसमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। इसमें डेजी मोरविल इसके प्रतिपादक है। महत्वपूर्ण परिभाषा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग है ना। इसमें शिक्षक है वो सिर्फ निर्देशन का कार्य करता है, छात्र स्वाध्याय के आधार पर अपना कार्य करते हैं, स्वाध्याय पर जोर दिया जाता है और इसका अन्य नाम है निर्देशित अध्ययन विधि। यह महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है, इसी से आपके इसमें क्वेश्चन बनता है। आशा करती हूँ आपको ये विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो में अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।